तिहाड़ के 8 बाई 8 कमरे में नंगे फर्श पर मैरी बेहोश जाल के अंदर थी। जाल के ऊपर से भी उसके पैर में मजबूत संगल था, एक कलाई में भी संगल था। वो होश में आ गई और ख़ुद को कैद देकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा और जाल से निकल आई, मगर जाल पैर से और कलाई में रह गया। मैरी ब्लेडों से ना काट सकी। मैरी ने कमरे का जायज़ा लिया। वो पंजों पर खड़ी होती तो सर छत से लगता। फर्श पर एक कोने में छोटा सा सुराख ज़मीन में था। फरागत के लिए मैरी खामोशी से लेट गई और तिलावत करने लगी। वो हाफ़िज़े कुरान थी। मैरी लेटी थी कि छत से उस पर गैस फायर हुई तो वो सांस रोक लेती, मगर उसे पहले भी फायर करके सुइयां मारी गई थी, अब भी मारी गई तो उस पर गनूदगी छा गई। डेवी अंदर आई। बड़ी बुज़दिल हैं मॉम, कैद भी किया है, बांध भी रखा है, ऊपर से बेहोश भी करती हैं। बागी लड़की हमें ज्वाला बहुत प्यारी है, तुम उसके मुकाबले में बड़ी दिलकश हो कि निज़ा पागल हुआ फिरता है तुम्हारे पीछे। हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम तड़प तड़प कर मर जाओगी। इतना कहकर डेवी ने उस पर बेदर्दी से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। डेवी बड़े ज़ोर से उस पर कोड़े बरसा रही थी। मैरी नीचे गिर गई। इतनी देर डेवी उसे मारती रही, आखिर थक गई और चली गई। निज़ा बॉर्डर पर था, मगर अमनो अमान था। उसने वर्ल्ड टावर पर फ़ोन किया तो उसका दिल उछलकर हल्क में आ पड़ा कि उसे बताया गया मैरी सहरी के वक्त बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो गई। वो हेलीकॉप्टर उड़ाता बनारस हेडक्वार्टर आ गया तो मेजर ने बताया मैरी तो वापस नहीं आई। मित्रों, डेवी बाजू में संगल डालने लगी तो उसके वाज पर अपने नाखूनों के ब्लेड मार मार कर तोड़ दी। मैरी को मेजर ने वाज पर कॉल मिलाई तो नो रिस्पॉन्डिंग। निज़ा बदहवास बॉर्डर पर दोबारा आया और जवानों को कोड़े से मार मार कर फना कर दिया, मगर उन्होंने यही कहा मैरी नहीं आई। निज़ा ने सारे राडार पर कॉल की, मगर कोई रिस्पांस ना मिला तो वो अतलस के पास गया। रोज़ मैरी किधर है? वो उस पर चढ़ दौड़ा। मुझे नहीं पता निज़ा। तो निज़ा ने चांटा दे मारा और फिर उस पर पूरी कुव्वत से कोड़े बरसाए। मैरी इंडिया में दाखिल हुई है, उसे ज़मीन निकल गई क्या? मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। उसे कुछ हो गया ना तो मैं सबको लिए डूबूंगा। वो वहाँ से पलटा और सीधा डेवी के पास आया। मॉम, मैरी किधर है? निज़ा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये तरीका है बात करने का? वो भड़क कर बोली तो निज़ा ने हाथ मारकर सारा सामान मेज से गिरा दिया। वो खा जाने वाली नज़रों से डेवी को देख रहा था। हाथ उठाओगे मुझ पर? उस बागी लड़की की खातिर मुझे मारोगे? डेवी इतने ज़ोर से बोली कि उनकी आवाज़ दूर तक गई तो यौवन लोग दौड़ते आए। वतन नारायण भी आ गए। मॉम, आप ठीक हैं? यौवन तरफ से गए तो निज़ा ने लात घुमा कर दे मारी। मॉम, इस खरे रतन ने हाथ उठाया है आप पर। बाइबल और यौवन चीखने लगे तो निज़ा ने उन पर फायर कर दिया। तुम नाली के कीड़े, मुझ पर चिल्लाते हो? डेवी घबरा कर वतन नारायण के पीछे हो गई थी। कमांडर वतन नारायण, रोज़ मैरी कहाँ है? निज़ा वतन नारायण के सामने तन कर खड़ा हो गया। किशन कदम बड़ा आपस में था और निज़ा के संभलने से पहले ही किशन ने उसकी पसलियों में लात जड़ दी। निज़ा लुढ़कता गया, मगर फिर एकदम उछल कर खड़ा हो गया। मुखिया जी, जो चीज़ें दान कर दी जाएं उन पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं रहता। वो चीख कर बोला। मूर्ख बाप हूँ मैं तेरा, और मैंने तुम्हें कमांडर नारायण की वलीयत में दिया है। किशन गुस्से से बोला, मगर अब आगे ना बढ़ा। वलीयत में देते तो डॉक्यूमेंट्स लिखवाते, गुलामी में देते तो पट्टा डालते। मुझे दान किया है तो सुन ले, मैं अब आज़ाद हूँ। मैं दान नहीं हुआ। कि आपके या कमांडर के पास क्या सबूत है कि मेरा दान किया गया? कोई रिटर्न है आपके पास? और ये भी जान रखे, मैं ज्वाला नारायण से शादी नहीं करूँगा। मुझे कसम है खुदा की ज़ात की, मैं ज्वाला से निकाह करूँ तो अपनी माँ से जना करूँ बराबर है। निज़ा खौलता हुआ बाहर निकल गया। हाय, मैं क्या करूँ? वो जाकर तैयारे पर मुँह रख लेता है। फिर जल्द वो उज्जवल के पास और उसे लिपट कर बड़ा रोया। मुझे बापूजी ने मारा है। तो तुमने उन्हें मुखिया जी क्यों कहा? उज्जवल नाराज़ हुआ। उज्जवल, मैरी कहाँ गई है? निज़ा उसकी बात को नज़रअंदाज करके बोला, भाई जी बता रहे थे ना तुम खाना खाते हो ना सोते हो। निज़ा को करार ना मिला तो वो फिर हेलीकॉप्टर ले गया और सीधा रोज़ मीन के पास आया। आपा, मैरी आई है? नहीं तो वो नैरोबी गई है। बट मीन आपा, वो रात को आ गई थी। वर्ल्ड टावर से इतला मिली है, हेडक्वार्टर नहीं है। वो फाइल निकाली, उसमें ख़त थे। निज़ा, उसका ख़त 15 दिन पहले मुझे नैरोबी से मिला है। रकम भी उसने भेजी है। वो हर माह ख़त लिखती है और रकम भेजती है। बट मैं बता रहा हूँ वो कल आ गई है। निज़ा ना रोक सका और रोज़ मीन के गले लग कर सिसक पड़ा। हाय मेरे निज़ा, तो मेरी बहन के लिए रो रहे हो? निज़ा रात को कब्रिस्तान में गड्ढे खोद रहा था। मंजर बदला। निज़ा किचन में चाय बना रहा था। मंजर बदला। वो एक कब्र के पास बैठा चाय पी रहा था। कब्रिस्तान में रात का सन्नाटा था। चाय पीकर उसने कप दरख्त से लटका दिया और फजर के अजान तक कुदाले मारता रहा। निज़ा ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, चाय पीता रहता है। सहरी ने नायाब से सरगोशी की। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे लड़ता है, डैड से लड़ा है, बापू जी से लड़ा है। दुआ करो मैरी जहाँ भी है आ जाए। भाई कहीं डैड ने उसे मरवा ना दिया हो। इशा के बाद आज अतलस लोग भी वापस चले गए बॉर्डर से। नायाब ने मुँह पर हाथ रख दिया। निज़ा उसे बहुत पसंद करने लगा है, वरना इतना जुनून कोई वजह तो है ना। सहरीन फिर बोले,
مجھے حیرت ہے سیرین، نیزا ایک لڑکی کے لیے اتنا ہائپر ہو جائے گا؟ ایشو بنانے کے علاوہ آپ دونوں کو کوئی کام نہیں ہے؟ اٹھ کر فجر کی تیاری کریں، نیزا نے دروازے سے بیزاری سے کہا تو دونوں جلدی سے بستر سے اٹھ گئے۔ نیزا نے جماعت کرائی، سب چلے گئے، وہ وہیں سر رکھے لیٹ گیا۔ اداس ہو مانوس آواز پر نیزا پلٹا تو بابل سامنے تھا۔ نیزا نے اسے دیکھا۔ اتنے دن کہاں تھے؟ تمہارے آس پاس پر تمہیں کہاں دکھائی دوں گا؟ وہ دکھی لہجے میں بولا اور قریب آ گیا۔ کس لے لو میری، اس نے لب سامنے کیے۔ جی نہیں ہے، نیزا پھر لیٹ گیا۔ تم اسے میری اماں بناؤ گے؟ بابل ماتھے کی کاکنوں سے کھیلنے لگا اور ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اس نے بتایا تو نیزا نے کوئی تاثر نہ دیا۔ تم اسے بہت پسند کرتے ہو نیزا؟ بابل مجھے نہیں پتا، نیزا بے بسی سے بولا۔ پھر کسی خیال سے بولا، بابل تم ہر جگہ پھرتے ہو، کیا تمہیں پتا ہے میری کہاں ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ کہیں مر تو نہیں گئی؟ نیزا بے چین ہو کر بیٹھ گیا۔ بابل خاموشی سے نکل گیا۔ میری چھوٹے تاریک کمرے میں تھی، دیوار سے ایک تاقچہ کھلتا اور اس میں سے آدھا پاؤ مٹی کے پیالے میں پانی اور روٹی کا چوتھا حصہ اندر دھکیل دیا جاتا۔ دن بھر میری نے وہی سوکھا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھا کر گزارا کرنا تھا، اور پانی میں بھی مسلسل بیہوشی کی دوا ہوتی کہ میری بے سدھ پڑی رہتی۔ 4 دن ہو گئے، آج 5واں دن تھا تو میری نے صبح تہجد پڑھ کر روزہ رکھ لیا۔ پانی اس نے گرا دیا۔ 2 دن مزید گزر گئے، پانی پیے۔ ہاں وہ کھڑی ہو سکتی، اس نے جال کو الگ کرنے کی بہت کوشش کی۔ کلائی زخمی ہو گئی اور پیر بھی، مگر وہ کاپر نہ کاٹ سکی۔ کلائی پر جال کا بوجھ پڑنے سے بازو بھی درد کرتا، پیر پنڈلی بھی دکھتی تھی۔ وہ کمرے میں بھی ہر وقت نقاب میں رہتی۔ اور پھر ڈیوی جی آئیں، اسے بے ہوشی کے تیر مار کر نڈھال کے اور پھر کوڑوں سے پیٹنے لگیں۔ بڑی سخت جان، اور وہ سانس درست کرنے لگیں۔ جوالا ٹھیک ہے؟ میری نے نکاہت سے پوچھا۔ میری بیٹی کا نام مت لو، تم اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ڈیوی پھر کوڑے مارنے لگی۔ میری بے ہوش ہو گئی تو ڈیوی نے احتیاط سے اس کے شوز اتار دیے اور باہر پھینک دیے کہ میری ان سے بلیڈ نکال سکتی تھی۔ ڈیوی اس کا طواف کرنے لگی۔ لباس کے اوپر سے ہی اتنی رعنائی جھلکتی ہے، بے لباس ہوئی تو نیزا تو تمہیں کعبہ ہی بنا لے گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مترو، ڈیوی نے پسٹل نکالا اور میری کے پیٹ میں 2 فائر کر دیے۔ میری تڑپی اور ساکن ہو گئی۔ ڈیوی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دیوار کا خلا ہموار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری اپنے ہی خون میں لتھڑ گئی۔ نیزا چائے کا کپ اٹھائے باہر گراؤنڈ میں کہیں بیٹھا تھا کہ اجول نے ہیلی کاپٹر لینڈ کیا۔ نیزا تیزی سے جا کر باہوں میں لے لیتا ہے۔ اجول ڈیئر، خود ہیلی کاپٹر مت آپریٹ کیا کرو، کیپٹن سے کہا کرو، اکیلے تمہارا فلائی خطرناک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ کیا ہے؟ چائے پیوں گا، اجول میس پر لے آیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اجول ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ نہیں جی ہو رہا، آج بھی روزہ ہی رکھوں گا۔ چائے کا کپ بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ آج 5واں دن ہے، 2 گھونٹ چائے کا روزہ جب مرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے بھی زہر دے جاؤ، میں کیسے جیوں گا اکیلا؟ نایاب سلک کر بولے، میں قبرستان میں درخت پر کپ لٹکا آیا تھا، وہ آج منگوا لیجیے گا۔ نیزا نے کہا اور میں سے باہر آ گیا تو اجول بھی پیچھے آ گیا۔ نیزا، میری کو انڈیا میں آئے 7 دن ہو گئے، آج 8واں دن ہے۔ تم نے مکیش دادا سے پوچھا ہے؟ نیزا چونک گیا۔ سنو، اگر تو کوئی خیر کی خبر دیتے ہیں تو ٹھیک، تم موم کو بیس بنا کر میری کو ٹریس کرو، میں دیکھ رہا ہوں میری کے ساتھ میں تمہیں کھو دوں گا۔ تو نیزا اجول سے لپٹ کر اور بری طرح رو پڑا۔ اجول، اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اور میں مرنے سے پہلے موم کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یقین ہے موم نے میری کو یا تو مار دیا یا کہیں رکھا ہوا ہے۔ اجول نے ساتھ کس لیا۔ نیزا، تمہیں اپنے آپ کو کسی بھی بڑی خبر کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا اگر میری کا بلاسکار کروا دیا گیا۔ نو اجول، نو، نیزا بری طرح چیخنے لگا۔ اگر ایسا ہوا تو میں موم اور جوالا کو دھرتی پر عبرت کا نشان بنا دوں گا، انہیں ان کا رکشک بھی نہیں بچا سکے گا۔ نیزا اپنے بال کھینچتا باہر دوڑا۔ نایاب، اجول اور سیرین کھڑے تھے۔ اس کا کوئی صدقہ دے دو، نایاب بولے۔ اس کے ولی نے اس کا کبھی صدقہ نہیں دیا۔ انگلینڈ قانون کے تحت برٹش حکومت نے اسے میجر کی ولیت میں دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ روز میری پر صدقہ خیرات جائز نہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہے، ولی اس کا وارث ہے، مگر اس کا صدقہ دینا بھی جائز نہیں کہ یہ صرف اپنے ولی کی ولیت میں ہے، اس کی لہپالک نہیں کہ میجر نان نفقہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ باپو جی نے نان نفقے کی ذمہ داری لی اور میری کو لہپالک بنایا، اور لہپالک کا صدقہ جائز نہیں۔ وطن نارائن آفس میں تھے کہ کشن کا فون آیا۔ نارائن بھائی، آپ اسی وقت مکیش جی کے پاس جائیں اور انہیں برت رکھوا دیں، کال ڈراپ ہو گئی۔ مکیش جی روم میں تھے کہ وطن نارائن آ گئے۔ انہوں نے سواگت کیا۔ آپ کو آنے سے پہلے پرمیشن تو لینی چاہیے، مکیش جی ہلکی سی ناراضگی سے بولے۔ ہم لیٹ ہو گئے۔ وطن نارائن نے تیزی سے فریج کھولا اور جوس کی بوتل نکال کر گلاس بھر کر انہیں پلا دیا۔ وہ بری طرح تپ گئے، مگر وطن نارائن نے صوفے پر دھکیلا اور مترو ان کی تھائی پر پاؤں رکھا اور ان پر جھکے۔ آج اور ابھی سے آپ برت میں ہیں، ہم جاتے ہوئے متن کو بتا جائیں گے کہ آپ نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔
और जब तक हम ना कहें आप मुसलसल बर्त में रहेंगे। खाना पीना सिर्फ सहरी और इफ्तार में। वतन नारायण उनके वजूद में उतर गए थे। उनकी नज़रें वतन नारायण की सडोल थाई और पिंडली पर फिसल रही थी। उन्होंने साथ से पैड घसीटा, गर्म बर्त ना रखें तो उस पर लिखा तो कमरा वतन नारायण की हंसी से गूंजने लगा। जाहिर है वो बर्त रख चुके थे। वतन नारायण ने झुक कर उनका माथा चूमा और वहाँ से निकल गए। निज़ा मुकेश जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पैड पर वेलकम लिखा तो निज़ा हैरान हुआ तो उन्होंने लिखा कि वो बरत से हैं और मिल नहीं सकते। निज़ा सलाम करके चला गया। निज़ा किचन में था और आटा गूंद रहा था। उसका चेहरा पत्थर हो गया। उसने डो बना ली और 2 पेड़े बना लिए और प्याज काटने लगा। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया काट कर उसने 3 अंडे तोड़े और आमलेट हल्की आग पर तैयार कर लिया। दोनों पेड़े बेल कर 2 राम बना ली। उसे खोल कर उसमें आमलेट रखा और रोल करके ज़रा सा अंडा बचा रखा था साथ लगा कर जोड़ कर तवे पर सेंक लिया और अखबार में लपेट कर ऊपर धागा लपेट दिया। 2 नफल हाजत पड़े और 2 हाथ में उठा कर बोला, ए परवरदिगार, जिंदा और कायम रहने वाले रब, रोज़मेरी से मेरा क्या नाता है ये मैं नहीं जानता। मुझे तेरी बुजुर्गी और हयात की कसम है, ये 2 आमलेट रोज़मेरी के पेट में गया तो मैं तेरी ज़मीन का अनाज खाऊंगा, वरना नहीं। तेरी शान सलामत रहे, तेरी आन सलामत रहे। रिजा जानिमाज लपेट कर उठ के और 2 संभाल कर जीप में रखता है और नायाब के पास आकर उनके पैर छूता और निकल जाता है। जीप में वो सीधा शिमला हेडक्वार्टर आता है तो यौवन और बाइबल गार्ड कैमरा टीवी के दरवाजे को बाहर से लाक लगा कर आगे तंग जाते हैं। योवी मोम से मिलना है, हटो आगे से। नहीं, वो मजबूत लहजे में बोले। निज़ा कुछ ना बोला और वाज पर काल में लाई तो निज़ा के लबों पर मुस्कान आ गई। सिग्नल बहुत दूर के थे। मोम तो अंदर नहीं है। निज़ा बोला, मोम अंदर ही है। यौवन ठोस लहजे में बोले। निज़ा, डेवी जी अंदर ही हैं। वतन नारायण आ गए। निज़ा ने झुककर उनके घुटने को हाथ लगा और सीने से लगाकर आगे बढ़ गया। वो रिकॉर्ड रूम में गया और जीपों का रिकॉर्ड मांगा और आकर जीपों की गिनती की तो एक जीप कम थी। वो गार्ड से पूछ चुका था, कोई जीप बाहर ना गई थी, जबकि एक जीप कम थी। निज़ा ने मोम के ऑफिस के नंबर मिलाए तो अंदर से बेल आने लगी। यौवन लोग बुरी तरह घबरा गए। मोम अंदर होती तो कॉल अटेंड करती। निज़ा ने तंजन वतन नारायण को देखा, वो पहलू बदल कर रह गई। निज़ा जीप बाहर ले आया तो यौवन लोग टावर पर चढ़कर दूरबीन तान लेते हैं। निज़ा मेन शाहराह पे आ गया और नीचे उतर आया। ट्रैफिक रवां दवां था। एक फकीर बैठा था। निज़ा उसके पास गया। 10 रुपए दिए। बाबा, क्या मोम सुबह आई थी? डेवी जी जीप में थी, मुझे 5 रुपए दिए थे। निज़ा ने जोर से मुंह चूम लिया। बाबा, क्या वो वापस आई है? नहीं। निज़ा ने फिर मुंह चूम लिया और 100 रुपए निकाल कर दिए और तेजी से जीप उड़ाता उस रोड पर आ गया जिसका फकीर ने बताया था। और मित्रों, आगे मेन शाहराह थी, वहाँ से बम्बई गाड़ियाँ जाती और बड़े शहरों में। निज़ा सोचता रहा और एक बिल्कुल सामने होटल पे गया और चाय बनाते आदमी से पूछा। वो लाइलम था। निज़ा ने चंद और अफराद से पूछा और एक फ्रूट रेडी वाले के पास गया तो उसने सुबह डेवी को देखा था। वो बम्बई वाली रोड पर चढ़ी थी तो मोम कोर्ट गई हैं। निज़ा जीप उड़ाता कोर्ट पहुंचा मगर गार्ड ने बताया वो नहीं आई। निज़ा सीधा उमर राजपूत के पास गया। वो नहीं जानते थे आप मैरी से कब मिले हैं? जब वो पैदा हुई थी तब ही देखा था। निज़ा बाहर आया और फिरने लगा तो एक जगह अमर बैठे थे। उनके पास सफ़ेद कागज़ और पेंसिलें थी। हाय अमर। निज़ा ने गाल चूमा और पास बैठ गया। मोम आई है? नहीं तो वो बोले, कागज़ क्यों बेच रहे हो? निज़ा, काम नहीं मिलता, सरकारी वकील को कौन पूछता है, चंद 100 तनख्वाह है, फाके पड़ते हैं तो इनसे बचत हो जाती है। निज़ा ने 18 रुपए के 9 कागज़ खरीदे और 2 रुपए की एक पेंसिल। 20 रुपए अमर को दिए। इतने कागज़ क्या करोगे? वो पूछते थे। ज़रूरत है, शुक्र है मिल गए, वरना बुक सेंटर तक जाना पड़ता मुझे। निज़ा ने पेंसिल से हाथ पर रोज़ बनाया। पहले बाबर लिखते थे, अब रोज़। अमर जांच कर बोले तो निज़ा नर्वस हो गया तो अमर सादा से लहजे में बोले, निकाह कर लेना या महर में रख लेना, जना हाफ़िज़े कुरान को ज़ेब नहीं देता। हमारा भी दिल का एक कोना दुखता रहता है, उसे भी करार आ जाएगा। वो कागज़ समेट कर चले गए। निज़ा बुत बना मैरी के भाई को जाता देखता रहा। मैरी, मैं तुम्हें कहाँ से तलाश करूँ? वो बेबसी से खुद से बोला और तवील ड्राइविंग करके एक बार फिर उसी शाहराह पे आया जहाँ फ्रूट वाले ने डेवी को देखा था। निज़ा ने आमलेट दोहरा निकाल कर देखा। मौसम बदल रहा था। बाहर की आमद थी, सर्दी होती थी तो चीज़ें ख़राब ना होती। सुनो, अच्छी हालत में रहना, तुझ में कीड़े भी पड़ गए बट खिलाऊंगा मैं तुझे मैरी को ही। सो अच्छी हालत में रहना। निज़ा दोहरा से मुखातब हुआ। निज़ा जीप में बैठा सफ़ेद कागज़ों पर ख़रीदी गई पेंसिल से रोज़ का फूल बनाने लगा और फिर उसने सब के जहाज़ बना दिए और ड्राइविंग के दौरान बाहर उड़ाता रहा। वहाँ रास्ते में एक बड़ा सिटी थाना पड़ता था। निज़ा वहाँ गया और मालूमात की मगर बेसुध। इसी तरह मारा मारा फिरते मगरब फिर इशा हो गई तो इशा पढ़कर निज़ा ने 2 नफल हाजत के पढ़े और बड़े गिड़गिड़ा कर दुआ की कि उज्जवल मेरी जिम्मेदारी है, मैं मर गया तो उसे कौन संभालेगा, वो दिल का मरीज़ है, मुझे कोई राह दिखा। वो एक होटल में जा बैठा। वेटर आया।
निज़ा ने चाय लाने को कहा, वो चाय लाया तो निज़ा ने कहा तो तुम पी लो, वो सामने बैठकर पीने लगा। निज़ा ने उसे चाय पिलाकर अदायगी कर दी और फिर अल्लाह का नाम लेकर बंद होती दुकानों से मालूमात करने लगा कि एक बूढ़ा छली वाला रेहड़ी घसीटता जा रहा था। बाबा, क्या आप यहाँ छली लगाते हैं? जी पुत्र, मजदूरी करता हूँ। बाबा, सुबह कोई वर्दी वाली खातून यहाँ से गुजरी है, कटे हुए बालों वाली, उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी थी। जी जी बाबा, वही। निज़ा बेकरार हो गया। मुझसे छली ली थी, रेक्सोना से नहाई हुई थी। मैं देर तक उसे देखता रहा, वो उस रोड पे गई है। निज़ा ने लिपट कर उसका गाल चूमा और 100 रुपया उसकी जेब में डालकर बोला, बाबा, आपके इस पुत्र की ज़िंदगी खो गई है, उसे तलाश कर रहा हूँ मैं। रोज़े की हालत में हूँ, बट आप मुझसे नफ़ा ले सकते हैं। छली वाले ने सर पर हाथ फेरा और जीते रहो कहकर आगे बढ़ गया। निज़ा जीप में बैठा। निज़ा इन सड़कों पर पहली बार आया और मित्रों, तवील ड्राइविंग के बाद सड़क फिर शाहराह पर आकर ख़त्म हो गई। 11 बज रहे थे, कुछ लाइट्स चल रही थी और अक्का दुक्का गाड़ियाँ। 15 मिनट तो निज़ा सोचता रहा। आखिर उसने मेन टावर पर फ़ोन किया। वायरलेस पर उसने कॉल की थी। लोकेशन बताएं, मैं किस जगह पे हूँ। लोकेशन बता दी गई। निज़ा पूछने लगा, यहाँ से 5 रोड्स निकल रही हैं, मुझे तफसील चाहिए। उसे ब्रीफ किया जाने लगा एक एक सड़क के बारे में कि वो कहाँ तक जाती है। कोई काबिल ज़िक्र जगह रास्ते में ना आई और मित्रों, एक सड़क मुख्तलिफ शाहराह क्रॉस करके तिहाड़ जेल जाती है। निज़ा का दिल बिल्लियों उछलने लगा। इसका मतलब है मैरी जिंदा है और बगैर मुकदमे के तिहाड़ में है। उसने आसमान को फ्लाइंग किस भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी उसे मारा गया होगा, बहरहाल वो सख्त जान है, सह गई होगी। निज़ा ने जीप के अंदर से सामान चेक करके तसल्ली कर ली और जीप उड़ाता वो तिहाड़ पहुंच गया। तिहाड़ का चप्पा चप्पा उसका देखा भाला था। वो बैग से दीवार कटर से काट कर अंदर दाखिल हो गया। जेल में हू का आलम था। वो जमीन दोस्त बैरकों में उतर गया। वहाँ चंद एक कैदी थे, उनसे नीचे भी तहखाने थे। एक की छत काटी, दूसरी की काटी, वो भी खाली थी। और मित्रों, तीसरे तहखाने की छत काटी तो मैरी फर्श में खून में लथपथ पड़ी थी। दिन को असर के वक़्त डेवी उसे गोलियां मार के जेलर को बताकर चली गई कि तुम खाना फेंकते रहना और जब तक हमारी तरफ से कोई ना आए बलाक नहीं खोलना। जब अंदर से बू आने लगे तो अंदर चूना फेंकवा देना, गल जाएगी, बट बलाक हमारी इत्तला आने से पहले मत खोलना। निज़ा ने उसका एहतियात से नकाब उतार दिया और नाक के पास 2 उंगलियां रखी तो ताकतवर मैरी अपने मजबूत असाब की बिना पर जिंदा थी। निज़ा उसके चेहरे पर झुक आया और उसके ग्लासेस उतार दिए। वो इतनी खूबसूरत थी कि निज़ा की निगाहें उस पर गड़ गईं। रोज़ मेरी सांसें आ रही हैं तो मैं निकलने नहीं दूंगा, और हाँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों से जोहर हयात मचल मचल कर मेरी पर गिरने लगे। अरे मूर्खो, इसे किसी ने नहीं छुआ, तुम लिपटने लग गए हो इसके रफ्तारों से, ये मेरी जान ले लेगी। निज़ा ने घबरा कर कहा और उंगली से ब्लेड निकाल कर मैरी के गाल से जोर हजात जो पारे की तरह तड़प रहे थे चुनने लगा, मगर मित्रों, वो मैरी के लिबास में गुम हो गए। निज़ा ने पानी की बोतल निकाल कर उसके चेहरे पर डाली तो वो होश में आ गई। निज़ा ने मुंह से बोतल लगा दी, वो पी गई तो आंखें खुली और निज़ा पर जम गई। निज़ा के लबों से बेख्तियार किस की आवाज़ निकल गई तो मैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें 2 गोलियां लगी हैं, निज़ा जल्दी से बोला और मेडिकल सामान निकाला। मैरी ने उससे नश्तर लेकर गोलियां निकाल दी। वो उठी तो निज़ा ने जख्मों में दवाई भरकर पट्टी कर दी और दोहरा निकाल कर दी। तो मित्रों, मैरी 3 नवालों में खा गई। पीले जरद हो रहे हो, कुछ नहीं खाया तुमने? मैरी बोली तो निज़ा ने इनकार में सर हिलाया और उसके जाल काट दिया और अपने शूज़ उसे पहना दिए और कई इंजेक्शन भरकर उसे लगाता गया। हिम्मत करो मैरी, अब हमें निकलना होगा। फौरन मैरी उठी, लड़खड़ाई, मगर संभल गई। निज़ा ने हाथों से रकाब बनाई तो मैरी इस पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गई। निज़ा ने मोटे मार्कर से दीवार पर निज़ा किशन लिखा हुआ जंप लगाकर छत पकड़ी और बाहर था। उसने अपनी जैकेट मैरी को पहना दी। वो उसे लिए जीप तक आया और हवा हो गया तो जमात खड़ी थी। निज़ा भी तकबीर कहकर मेजर के साथ खड़ा हो गया और सलाम फेर कर बाहर से पुराने चप्पल पहनकर पूना चला आया। निज़ा नहा कर कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ तो उज्जवल चौंक गया। निज़ा, तुम कब आए? उज्जवल को निज़ा ने बाहों में दबोच लिया। अफ्तारी करवाओ मुझे, वो मखमूर लहजे में बोला तो उज्जवल ने एकदम सीने से लिपटा लिया। डेवी, वतन नारायण और अतलस आपस में थे। तीनों के रंग फाक थे कि दरवाजे को किसी ने लात मारी और मैरी अंदर आ गई। वो ब्लैक लिबास हमेशा पहनती थी। वो वतन नारायण के करीब आई। डैड, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो लोग समझे थे निज़ा मैरी की लाश ले गया है। तुम जिंदा हो? वो बमुश्किल बोले। मैरी ने लात उठाकर पैर उनकी थाई पर रख दिया। पैरों में निज़ा के जूते थे। मैरी ने ग्लासेस उतार कर सर पर लगाए। उसकी आंखों में नीले लेंसेज लगे थे। वतन नारायण ने पहली बार उसकी भवें और पलकें और आंखें देखी थी। मित्रों, मैरी ने हाथ की छोटी उंगली के पोर पर जूते पर लगी राख लगाई और वतन नारायण के सामने करके बोली,
ڈیڈ یہ خاک دیکھ رہے ہیں، یہ میں ایک طرف رکھوں اور دوسری طرف یہ آپ کا مخملی وجود، تو پھر بھی یہ خاک اس انمول وجود سے 1000 گنا وزنی ہے۔ اتنا کہہ کر میری نے وہ خاک دونوں آنکھوں میں لگا لی اور ڈیوی کی طرف مڑی اور کلائی سے کپڑا ذرا سا اوپر کر کے بولی، موم شکر کرے میں نے یہ زخم نزا کو نہیں دکھائے، ورنہ وہ اس خوبصورت جسم پر اتنے ہی زخم ڈال دیتا۔ اور آئندہ آپ تینوں میری راہ میں آنے کی کوشش مت کرنا کہ میری رکشا کے لیے میجر جتن کے بڑھاپے کی تپسیا نے ایک ہتھیار پیدا کر دیا ہے جو مجھ تک موت کو بھی آنے نہیں دے گا۔ میری باہر نکلی اور باہر رکھی قیمتی باسکٹ کو زور سے لات مار کر توڑ دیا اور چلی گئی۔ کسی نے نہ کی میری جو تو نے سنبھال کی، لاگا جو رنگ تیرا ہوئی میں کمال کی۔ دوستو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔